हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल मैंने आपको बताया था कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व कैसे बनाना है हमें, वो और कुछ नहीं, बस एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाना होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक सप्लाई कर्व के बारे में बताया था कि यदि हम किसी फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व बनाना चाहें तो वो कैसा कर्व होगा, वो होगा एक अपवर्ड मूविंग और या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। ठीक है। इसमें क्योंकि जो है रेट और साथ ही क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम केस कौन सा होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है इकोनॉमिक्स के अंदर? इक्विलिब्रियम आता है जब जो है डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। व्हेन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू ईच अदर देन दैट विल बी अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। उसमें आपको जो है एक डिमांड कर्व बनाना होगा, देन उसके बाद एक सप्लाई कर्व बनाना होगा। जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करते होंगे वही आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होने वाला है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिहाज से, जो कि बोर्ड्स में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। जो ये पेज है इसमें से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 2 से 3 मार्क्स का तो आना ही आना है, 4 या 5 का आ जाए वो अलग मैटर है। ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है। वैसे क्वेश्चन आपसे एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज भी पूछ सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको जो है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बता रहा हूँ। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। दूसरी बात मैंने एक और चीज़ बताई थी, एप्रिसिएशन होता किस वजह से है? ये होता है मार्केट फोर्सेज की वजह से, या आप बोल सकते हैं फ्री फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। ठीक है। अब ये होता क्या है? It is a situation where value of domestic currency increase with respect to foreign currency। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की, तो इसका मतलब क्या होगा कि डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही होगी। किसके रेस्पेक्ट में? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी भी करेंसी, डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, अगर हम उसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की बात कर रहे होंगे तो वो हमेशा किसी दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ कंपेयर करते हुए कर रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो है हम किसी पर्टिकुलर करेंसी का नाम ना लेते हुए सिंपल फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज लिख सकते हैं। सो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब जो है हम अपने रुपये के साथ या अपने डोमेस्टिक करेंसी के साथ ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर सकते हैं। ठीक है। एप्रिसिएशन के लिए भी आपको एक कर्व बना के दिखा देते हैं। कल मैंने कर्व नहीं बताया था। एप्रिसिएशन कब होगा? अब देखिए, आपका एक टॉपिक जो मैं कल बार बार कह रहा था कि एक इंक्रीज इन डिमांड का टॉपिक है, वो मिस हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड और एप्रिसिएशन साथ ही साथ हो जाएंगे। कर्व में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है। XYO। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक डिमांड कर्व लेना है, डी। देन उसके बाद क्योंकि हमें जब करेंसीज़ की बात कर रहे हैं सप्लाई कर्व भी साथ में ड्रॉ ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जो है अभी प्रिवेल कर रहे होंगे, पहले से गिवन होंगे आपको। सप्लाई कर्व बनाया SS, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सपोज़ कीजिए कि हमारे यहाँ पर जो है डिमांड बढ़ गई। एक केस आपको दे दिया गया जिसमें जो है इंक्रीज़ इन डिमांड आपको शो करना है। ठीक है। याद रखना, जब भी आपको डिमांड सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज शो करना हो तो सबसे पहला काम उसके लिए होता है आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम के ज़रिए उसे शो करने की कोशिश करिए और उसके बाद डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। क्योंकि अगर आप सीधा एक्सप्लेन करेंगे तो वो सिर्फ रट्टा कहलाएगा और उसके कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। पहला काम डायग्राम बनाइए, उसके बाद उस डायग्राम को 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते चलिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक्सप्लेनेशन में हेल्प में मिलेगी और जो चेक करने वाला है उसको पक्का ऐसा लगने वाला है, मतलब प्रेजेंटेशन आपकी इस तरह की हो जाएगी ऑटोमेटिकली कि वो समझेगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, इसको तो फुल मार्क्स देने ही चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा इंक्रीज़ इन डिमांड, आपको अगर याद हो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इंक्रीज़ इन डिमांड कब होता है या चेंज इन डिमांड कब होता है? जब जो है हम अपने ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी को
जब हम अपने ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी को जो है कांस्टेंट रखते हैं और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको चेंज करते हैं, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करता है। आपको याद होगा उसमें थे मूवमेंट्स अलाउंग अ डिमांड कर्व या फिर जो है शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, तो मूवमेंट्स कब होते थे, जब जो हम प्राइस के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे होते थे, और शिफ्ट कब होता था, जब प्राइस को कांस्टेंट रख के बाकी सभी फैक्टर्स को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हम चेंज या इंक्रीज इन डिमांड शो कर रहे हैं उसमें हमारा जो प्राइस है या जो रेट है पहले वो चेंज नहीं होगा, बाकी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इन केस इम्पोर्ट्स बढ़ जाएँ हमारे, ठीक है, हम बाहर के कंट्रीज से जो है सामान मंगाना ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा हम जो है फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इस वजह से हमारा जो है डिमांड कर्व बाहर की साइड यानी कि आउटवर्ड्स शिफ्ट कर जाएगा, आउटवर्ड्स टू द राइट साइड है ना, इसलिए। ठीक है, ये बन गया डी डैश। ठीक है, अब जो है ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या है, इसका नाम क्या होता है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम। ठीक है, डिमांड बढ़ जाने की वजह से हमारे सामने एक एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आ गई है। हमारा जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था पहले वाला, अब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नया कहीं और बन रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है, और वो क्या होगा, पहले तो P था ये कुछ कम, सपोज़ कीजिए कि ये 10 है, ये 20 है, ये 25 है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए हम जो है सिंपली प्राइस को बढ़ा देंगे या रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, जब जो है रेट 20 से 25 हो गए तो क्या होगा भाई, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी कोई चीज़ महंगी होगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो होते 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 ये जो है कहीं ना कहीं फिर से वापस यहीं पर आ जाएगी। पर इस टाइम के लिए डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा जो न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो ये बन गया, और जो इसमें प्राइस आया हमारा वो आ गया 25। तो आप कह सकते हैं कि आप इसे ये भी शो कर सकते हैं कि एप्रिसिएशन हो गया। एप्रिसिएशन क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज़ होना। अगर मान लीजिए किसी भी फॉरेन करेंसी के डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, उस डिमांड के इंक्रीज़ होने को टैकल करने के लिए प्राइसेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और प्राइसेस को इंक्रीज़ होने को ही हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ एनी करेंसी। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने शो किया है आप इसको जो है फॉरेन करेंसी मान लीजिए, डोमेस्टिक करेंसी मान लीजिए, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, बट पॉइंट की बात क्या है, जब भी आपको एप्रिसिएशन का डायग्राम बनाना हो तो आपको सेम यही करना है। ठीक है, बस एक चीज़ को याद रखना, अगर आपको बोल रखा है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, अगर आपसे पूछ रखा है यहाँ पर एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको डायग्राम में यहाँ पर लिखना है क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इससे अलग कोई भी चीज़ नहीं है, बस आपको एक सिंपल डायग्राम शो करना है। ये आपका इंक्रीज़ इन डिमांड का भी या आपका चेंज इन डिमांड का भी डायग्राम बनेगा, और साथ ही साथ जो है आपका एप्रिसिएशन का डायग्राम भी यही बनेगा। भाई एप्रिसिएशन होता क्या है, एक करेंसी की वैल्यू या उसके रेट में इंक्रीज़ होना, इंक्रीमेंट होना विद रेस्पेक्ट टू अदर करेंसी। ठीक है, अगर डोमेस्टिक पूछ रखा है तो फॉरेन के रेस्पेक्ट में, अगर फॉरेन पूछ रखा है तो डोमेस्टिक के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा था हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, घटना। ये किसकी वजह से होता है, ये भी होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। देखो ये जो मार्केट फोर्सेस है इसके लिए आप 3 चीज़ें लिख सकते हो जब भी एक्सप्लेन करें, तीनों याद रख लो, जो मैं उस टाइम वो लिख दिया करो। ड्यू टू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ड्यू टू फ्री फोर्सेज ऑफ मार्केट, या फिर ड्यू टू फ्री फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये जो है 3-4 फ्रेज हैं जिनमें से आप कोई सा भी जब भी सेंटेंस बना रहे हो जो उस टाइम आपके मन में आए वो लिख दीजिएगा। सारे के सारे एक ही बात है, सारे सही हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, घटना। ये क्यों होता है, डिमांड सप्लाई की वजह से होता है, यानी कि चेंज इन डिमांड या सप्लाई की वजह से होता है। जैसे कि हमने आपसे कहा एप्रिसिएशन होता है किसकी वजह से, इंक्रीज़ इन डिमांड की वजह से या फिर डिक्रीज़ इन सप्लाई की वजह से। ये चीज़ आप चाहे तो समझ लो, चाहे आप जो है इसका रट्टा मार लो, कुछ भी कर लेना। आप चाहो तो अपने नोटबुक में जहाँ पर भी आप कर रहे हैं पेंसिल से छोटा सा लिख लो, एप्रिसिएशन ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड और
डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा होगा डेप्रिसिएशन में, क्योंकि एप्रिसिएशन बढ़ना है तो डेप्रिसिएशन घटना है, तो ये क्या होगा, या तो डिक्रीज इन डिमांड की वजह से होगा या फिर इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से होगा। अब इसका जो कर्व है वो मैं आपको इंक्रीज इन सप्लाई के ज़रिए समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, पहले हमें ये एक कर्व ड्रॉ करना है। टॉपिक क्या है हमारा, इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा क्या था, डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी। दूसरी बात हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी में इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन करने में लिखना है सिर्फ, डायग्राम में दोनों बातें एक साथ नहीं लिख सकते कभी भी, क्योंकि डायग्राम सिर्फ एक चीज़ का ही बनता है इकोनॉमिक्स के अंदर। चलिए जी, पहले फिर से वही, एक डिमांड कर, एक सप्लाई कर। इस बार हम क्या चीज़ शो कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई भी आप जानते हैं, जब भी हम शिफ्ट इन सप्लाई की बात करते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, ठीक है। यहाँ पर हमारा रेट था, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि हम डोमेस्टिक करेंसी शो कर रहे हैं तो इसलिए आप लिखेंगे क्वांटिटी और डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो अब जो हमने कहा आपसे कि हमारी जो है सप्लाई इंक्रीज़ हो गई। सप्लाई इंक्रीज़ कैसे हो सकती है भाई, या तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए होंगे, या फिर जो है हमें अचानक से बाहर वालों को बहुत ज़्यादा लोन्स देने पड़ गए होंगे, लेने नहीं देने पड़ गए होंगे, ठीक है। तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो बाहर की साइड, राइट की साइड शिफ्ट कर गया, ठीक है जी। अब जो है ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। पहले हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये था, POE पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो है हमारा एक नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है प्राइस को P से P' पर लेके आ जाइए, ठीक है ना। यानी कि जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइसेस रिड्यूस कर दिए जाएंगे। और आप जानते हैं जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई जो है पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। यानी कि अगर मान लीजिए प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस घट गए क्योंकि, तो सप्लाई जो है घट जाएगी, वापस जो है यहाँ पर मूव कर जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्रॉब्लम थी डेप्रिसिएशन की या फिर जो है इंक्रीज इन सप्लाई की, वो सॉल्व हो जाएगी। अब एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई को क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, तो पहले आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम दोनों में सेम बनना है, डेप्रिसिएशन में भी इंक्रीज इन सप्लाई में भी, ठीक है। पर जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको क्या करना होगा, वी वर हैविंग डिमांड एंड सप्लाई कर्व इन विच पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वाज A, ठीक है, इसका नाम A रख दो ऐसे ही। फिर इसके बाद ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई या फिर एक्सेस सप्लाई, रेट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल रिड्यूस एंड दैट रिड्यूस्ड रेट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। डेप्रिसिएशन के लिए तो एक्सप्लेनेशन होगी यहाँ तक, पर अगर आपसे पूछ रखा है इंक्रीज इन सप्लाई का, तो आप बोलेंगे अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई, वर्ड आगे प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई हैज़ ऑकर्ड and to tackle that problem we need to reduce the prices, and as per the law of supply will reduce due to a cut in price levels because price and supply are positively related, ठीक है। बस एक लाइन आपको ऐड कर देनी होगी जब आप इंक्रीज इन सप्लाई एक्सप्लेन कर रहे हो डेप्रिसिएशन वाले से अलग हट के, ठीक है जी। चलिए, तो आई थिंक आज जो है आपको एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन थोड़ा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल वैसे मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझाया था, पर एक पॉइंट था, वो क्या था, इनके डायग्राम्स नहीं बताए थे मैंने, ठीक है। तो इनके डायग्राम्स जो है सिंपल आप बना सकते हैं। और एक पहचान, एप्रिसिएशन क्यों होता है, या तो इंक्रीज इन डिमांड की वजह से होता है या फिर डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़,
अगर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा। अगर एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन करेंसी है तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ही होगा। ऐसा मत कर देना गलती से कि यहाँ पर तो लिखा हुआ था डोमेस्टिक और आपने यहाँ पर जो है डिमांड फॉरेन की बढ़ा दी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है हम कम फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर सकते हैं अपने सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ के साथ, ठीक है जी। अब दूसरी बात आती है रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन की। इसमें क्या फ़र्क था? ये होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस और ये दोनों होते हैं इंटेंशनली या डेलिबरेटली। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इनके डायग्राम्स भी देख लीजिए। चलो नया पेज ख़राब कर लेते हैं भाई। पहले बात कर लेते हैं किसकी तरह? रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? प्राइसेस को अपने हिसाब से बढ़ा देना, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं है, माँ की तरह से आपको सप्लाई वगैरह या डिमांड वगैरह पहले चेंज नहीं करनी। पहले आपको प्राइसेस चेंज करने हैं। पी पहले ये था और हमें जो है प्राइसेस बढ़ाने हैं, गवर्नमेंट को प्राइसेस बढ़ाने हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? अब देख लो सप्लाई और डिमांड में कहाँ कहाँ पर चेंजेस आते हैं। प्राइसेस बढ़ाने के लिए प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? भाई जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन थे वो तो जो है एक रिज़ल्ट हैं, ठीक है। यानी कि वो जो है कुछ डिमांड सप्लाई में चेंजेस आने की वजह से एक रिज़ल्ट आया प्राइसेस के अंदर। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है पहले प्राइसेस में इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद हमारी डिमांड सप्लाई चेंज की जा रही है जानबूझकर, ठीक है ना। अब आप देख लो कि भाई पहला तो पॉइंट यहाँ पर कटता है। तो इससे पहला इम्प्लीकेशन क्या होगा? अगर मान लीजिए आपने प्राइसेस बढ़ा दिए या रिवैल्यू कर दिया तो जो सप्लाई है वो क्या होगी? कम करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर जो है बैलेंस करने के लिए सप्लाई कम करनी पड़ेगी। दूसरा क्या हो सकता है? डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए सरकार जानबूझकर प्राइसेस को बढ़ा देती है तो इसको टैकल करने के लिए या तो जो है डिमांड बढ़ेगी या फिर सप्लाई घटेगी, ठीक है। ये तो था रिवैल्यूएशन का। वैसे रिवैल्यूएशन का आज तक कभी किसी ने कर नहीं पूछा है। 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैं भी देख चुका हूँ। रिवैल्यूएशन को बस एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, तो इसलिए सिंपल आपके लिए यही होगा कि आप जो है रिवैल्यूएशन को याद कर लें। क्या होता है? इट इज़ अ डेलिबरेट एक्शन विच इज़ डन बाय गवर्नमेंट टू अफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और टू अफेक्ट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियंस जो है चाइना से बहुत कम सामान मंगाएं, तो जानबूझ के भारत सरकार क्या करेगी? जो येन है, जो उनकी करेंसी है, उसका प्राइस बढ़ा देगी, ठीक है ना। ये डेलिबरेट एक्शन होगा। प्राइस बढ़ाने से क्या होगा? वहाँ से आने वाली चीज़ें हमारे लिए, इंडियंस के लिए महंगी हो जाएंगी। और महंगी होने का मतलब क्या है? कि हम कम परचेज़ करेंगे। सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड कहता है जो चीज़ महंगी हो जाएगी उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जो चीज़ सस्ती होगी उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब डिवैल्यूएशन का कर्व क्या बनेगा? डिवैल्यूएशन में भी सिंपल सा है। देखो मैं ऐसा नहीं बता रहा कि आप जो कर्व को रट्टा मारो याद करो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आपको यही करना है। जब आप डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन शो कर रहे थे तो आपको जो है डिमांड सप्लाई को पहले चेंज करना था, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस चेंज करना था, ठीक है जी। पर यहाँ पर आपको क्या करना है? पहले जो है आपको प्राइस चेंज करना है। इस बार पी ए है, हमें जो है पी डैश नीचे लाना है,
एक लाइन खींच लो ऐसे, ठीक है। अब जो है पहले एक यूँ करो, मतलब क्या होगा, या तो इंक्रीज इन सप्लाई करनी पड़ेगी, फिर एक यूँ करो, या फिर डिक्रीज इन डिमांड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है भाई। पहले जो है हमने एक डिमांड एंड सप्लाई कर्व खींचे, उसके बाद उससे जो है सीधे एक पैरेलल जो हमने निकाल दिया पी प्राइस। अब जो हमने क्या करना है, डिवैल्यू करना है, यानी कि प्राइसेस को कम करना है, वैल्यू को कम करना है। एक नीचे पॉइंट लगाओ, पी डैश बनाओ, उसको सीधे जो है एक लाइन ऐसे डॉट 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 खींचो। उसके बाद जहाँ पर वो कट करती है वहाँ पर से जो है एक आप डिमांड कर्व, एक सप्लाई कर्व ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरी जो डिमांड है मुझे वो डिक्रीज़ करनी है या इंक्रीज़ करनी है, सप्लाई मुझे डिक्रीज़ करनी है या इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। चलिए, तो अब जो है रिवॉल्यूशन क्या होता है, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट to affect demand and supply of foreign exchange or to affect imports and exports. Same in the case of devaluation, ठीक है जी। चलो, अब एक लास्ट टॉपिक आपके लिए बचता है। दिस टॉपिक का नाम है फॉरेन, इसके बाद चैप्टर ख़त्म है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सही तरह से। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अच्छा जी, पहले जो है मैं मार्केट की डेफिनेशन कई बार दे चुका हूँ, आप लोगों को शायद याद भी होगी। मार्केट क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस वेयर टू पर्सन्स मीट, जहाँ पर दो लोग मिलते हैं। कौन कौन, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। चलिए, ये तो हो गया बिजनेस की टर्म्स में डेफिनेशन। मार्केट की डेफिनेशन अगर हम इकोनॉमिक के टर्म्स में देखें तो क्या होगी, इट इज़ अ मार्केट वेयर टू पर्सन्स मीट, वन हु इज़ डिमांडिंग समथिंग एंड अदर हु इज़ सप्लाइंग समथिंग, ठीक है। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर हर चीज़ में डिमांड सप्लाई घुसेगा, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है, एक प्लेस जहाँ पर एक व्यक्ति जो डिमांड कर रहा है, कुछ मांग कर रहा है, और दूसरा सप्लाई कर रहा है, कुछ उसकी जो है प्रोडक्शन करके आगे भेज रहा है, ठीक है ना। मार्केट की डेफिनेशन हो गई। अब दूसरा वर्ड यहाँ पर आया फॉरेन एक्सचेंज, यानी करेंसीज। तो आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ए प्लेस, क्योंकि मार्केट है तो स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी हमें, वेयर, पेन को भी ख़त्म होना था अभी। चलो भाई, अभी खाली डेफिनेशन बता के छोड़ देंगे। वेयर मार्केट है, कुछ खरीदना बेचना या कुछ एक्सचेंजेस होंगे, ठीक है। मार्केट की आप शॉर्टेस्ट डेफिनेशन अगर बिजनेस और इकोनॉमिक्स में कंबाइन करके देना चाहें तो आप बोल सकते हैं, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर एक्सचेंजेस टेक प्लेस, वेयर एक्सचेंजेस हैपन्स। मार्केट क्या होता है, एक स्थान है जहाँ पर एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है ना। एक गुड दूसरे गुड के बदले में जाता है, एक गुड किसी मनी के बदले में जाता है, एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी के बदले में एक्सचेंज होती है। कहने का मतलब ये है, जहाँ पर एक्सचेंजेस होते हैं वो प्लेस मार्केट होता है। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, इट इज़ अ प्लेस वेयर वन करेंसी इज़ एक्सचेंज्ड विद द अदर, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट, दोनों एक ही बात है। ये क्या होता है, एक प्लेस है जहाँ पर एक करेंसी को या एक देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका बदला कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे या आप में से किसी को अपने रुपये देकर डॉलर्स लेने हैं या यूरोज़ लेने हैं, पाउंड्स लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, या हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। जैसे कि अगर आपको जो है कुछ खाने पीने का आइटम चाहिए हो, कपड़े चाहिए हो, तो जो है क्या करते हैं, अपने रुपये लेकर जो है अपने पास पैसा लेकर, अमाउंट लेकर मार्केट में जाते हैं। कपड़ों की मार्केट में जाएंगे कपड़े खरीदने के लिए, खाने पीने के मार्केट में जाएंगे खाना खरीदने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं आप कुछ बना बनाया खरीदने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको जो है कोई फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो आप जो है अपने रुपये लेकर, अपनी डोमेस्टिक करेंसी लेकर एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाने वाले हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन इज, इट इज़ अ प्लेस वेयर वन करेंसी इज़ एक्सचेंज्ड विद द अदर, ठीक है। और वी कैन से दैट अ प्लेस वेयर currency of one country is exchanged with the currency of another country is known as foreign exchange market। अब जो है इसके थोड़े से फंक्शंस हैं, ठीक है, इसके ऑपरेशंस हैं, वो जो है चलो बता देंगे क्योंकि मेरा पेन हो गया ख़त्म।
थैंक यू, यहाँ तक का अच्छे से पढ़ लेना।